हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, जिसमें पहला चैप्टर जो है भारत में संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो उसका हम लोग बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, भूमि संसाधन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जल संसाधन पढ़ने वाले हैं। आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी, समाचार पत्र या आकाशवाणी पर देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विभीषिका अत्यंत प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में जो कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाता है, उसके बारे में आपने सुना होगा। यह कब आया था? 2008 में आया था, तो उसके बारे में सुना ही होगा। और अक्सर आता ही रहता है। कोसी नदी को मतलब बिहार का शोक कहा जाता है। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक ओर प्रलय का तांडव करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में हुआ है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो मतलब जल जो है, जल से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि इससे कृषि हो पाता है और भी बहुत सारा, जैसे इसमें बताया गया कि विद्युत पैदा किया जा रहा है। लेकिन वहीं जब यह बाढ़ के रूप में आ जाए तो तांडव मचा देता है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अधिकांश जल लवणीय है, यानी कि ज़्यादातर जल जो है वह लवणीय है, यानी नमकीन खारा पानी है। स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो स्वच्छ जल कैसे प्राप्त होते हैं? स्वच्छ जल जो प्राप्त होता है वह ज़मीन के अंदर से जो निकलता है, उससे हम लोगों को प्राप्त होता है स्वच्छ जल। इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। तो यह हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहा है कि यह अंडरग्राउंड वाटर कैसे भरता है, यह जलीय चक्र द्वारा भरता है। यानी कि पहले महासागर में से इवापोरेशन होगा, इवापोरेट होके पानी जो है बादल बनेगा, फिर बादल बन के बारिश होगा, बारिश होके फिर वह मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं जल चक्र। ठीक है, जल चक्र गतिशील होते हैं, जिस कारण जल का नवीकरण निर्बाध गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। तो जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जो जल चक्र है वह हमेशा होता रहता है। फिर भी विश्व के अनेक देश या क्षेत्र जल से क्या लिखा है ये तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर कुछ प्रिंट कर दिया गया है, इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे मतलब इतना नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी जल का प्रॉब्लम है विश्व भर में। तो देखते हैं हम लोग जल के स्रोत। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह बिल्कुल नीले मतलब नीला नीला दिखाई देता है पानी की वजह से। ठीक है, यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूप में पाए जाते हैं। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल तथा वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। तो अब कहाँ कहाँ पर जल है वह बताया जा रहा है कि भूपृष्ठीय यानी कि भूमि के नीचे जल है, भूमि के ऊपर जल है। भूपृष्ठीय नदी में, नालों में,
तालाब में, इन सब में। उसके बाद भूमिगत जल है, यानी कि भूमि के अंदर जल है। वायुमंडल में भी जल वाष्प है और महासागरीय जल है, महासागर में। जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र होते हैं। इसी कारण इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है। अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। तो हम लोग भूपृष्ठीय जल का यूज़ करते हैं, यानी कि भूमि के ऊपर जो जल है, यानी नदी में और तालाब में इस तरह का जो जल है उसमें उसका यूज़ करते हैं, या भूमिगत जल का यूज़ करते हैं। भूमिगत जल का कैसे यूज़ करते हैं? कुआं बनाकर या मतलब ये बोरिंग करके, ठीक है। तो भूमिगत जल का यूज़ करते हैं। यहाँ एक पहले हम लोग भूपृष्ठीय और भूमिगत जल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले बॉक्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय जल है, यानी कि विश्व का कुल जल आयतन जितना भी है उसका केवल 96.5% जल कहाँ पर है? महासागर में है। और केवल 2.5% ही अलवणीय है, यानी पीने योग्य है, ठीक है। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि जलधि की संज्ञा किसे दी जाती है? तो जलधि की संज्ञा देखिए महासागर को दिया जाता है, क्योंकि यह जल संग्रहण का सबसे बड़ा केंद्र होता है, इसलिए इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह एक MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जलधि की संज्ञा किसे दी गई है। तो महासागर को जलधि की संज्ञा दी गई है। और हमारे पास पीने योग्य पानी कितना है? मतलब अलवणीय जल 2.5% है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भूपृष्ठीय जल क्या है। ये जो देखिए कुछ धुंधला दिया हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। भूपृष्ठीय जल धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। मतलब कि धरातल पर जो भूमि के ऊपर जो जल है उसका मूल स्रोत क्या है? वर्षा के कारण। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का भी जो 20% भाग है वह वायुमंडल में चला जाता है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं और कुछ अंश क्या होता है? भूमि के नीचे चला जाता है। जबकि अधिकांश भाग नदी, नालों, झील, तालाबों या ताल तलैया में मिल जाते हैं। शेष जल सागर और महासागर में जा मिलते हैं। उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं, ठीक है। तो जब बारिश होता है तो उसका 20% भाग क्या होता है? वह वाष्पन के द्वारा इन्वायरमेंट में, यानी वायुमंडल में मिल जाता है। जबकि कुछ भाग क्या होता है? भूमिगत हो जाता है। पानी मतलब कि अंदर सोख लिया जाता है ज़मीन के द्वारा। उसके बाद बाकी भाग जो है वह नदी, नाला, तालाब इस तरह में मिल जाते हैं, और कुछ भाग जो होता है बहकर महासागर में चला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भूमिगत जल के बारे में। ये हम लोग भूपृष्ठीय जल के बारे में पढ़े, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूमिगत जल के बारे में। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिसकर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। जब वर्षा जल आप सुने थे, अभी हम बताएं आपको कि वर्षा जब होती है तो कुछ भाग जो होता है वह भूमि के अंदर चला जाता है। तो वही रिस कर जो भूमि के अंदर चला जाता है उसको कहते हैं भूमिगत जल। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से एकत्रित जल भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो रहा है कि यह जो प्रक्रिया है जिसके मतलब कि भूपृष्ठ पर जो जल रहता है उससे भी रिस कर क्या होता है? भूमि के अंदर जल चला जाता है। तो यह भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। जल संसाधन का वितरण,
क्या लिखा हुआ है? जल संसाधन का वितरण। तो देखते हैं, विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तो जब आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर ज़मीन वाला भाग है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी वाला भाग ज़्यादा है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को, ये जो दिया हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध को डैश और उत्तरी गोलार्ध को नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसको शायद यहाँ जल गोलार्ध और स्थल गोलार्ध कहा जा रहा है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधता हेतु ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधता हेतु ये महत्वपूर्ण है। जहाँ मछलियों, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है। भारत में जल संसाधन के वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। यानी देखिए, विश्व का 16% जो जनसंख्या है हमारे पास है, लेकिन स्वच्छ जल के मामले में केवल 4% ही हमारे पास है। तो जितना आबादी है उसके हिसाब से होना चाहिए था स्वच्छ जल भी। तो 16% अगर आबादी है तो जितना स्वच्छ जल है उसका 16% होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितना है? केवल 4% है। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। तो वर्षा के द्वारा हम लोगों को हर साल 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होते हैं, जबकि 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। मतलब भूमि के पृष्ठ पर जितना भी जल है उससे भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित है। यानी कि जितना भी भूपृष्ठ पर जितना भी जल है उसका 2/3 भाग किस पे है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में प्रवाहित हो रहा है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है। जल को भंडारित करने के लिए जलाशय बनाए जा रहे हैं, यानी कि बड़ा बड़ा तालाब जैसा बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 74 अरब घन मीटर हो गई है। जैसे एक एक जलाशय में क्या है, जल मतलब कि जलाशय बना के जो जल भंडारण किया जा रहा है उसमें लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है। मतलब उसकी क्षमता जो है, जल भंडारण की क्षमता, जो देश की स्वतंत्रता के समय 18 अरब घन मीटर था। यानी कि जब देश की स्वतंत्रता हुई थी, यानी कि अभी से 75 वर्ष पहले मान लीजिए, तो उस समय 18 अरब घन मीटर था, लेकिन अब कितना है? अब है 174 अरब घन मीटर। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत के स्थलाकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, जो कुल भारत के जल का 32% है। तो भारत के स्थलाकृति स्वरूप और अन्य बाधाओं की वजह से क्या है, वह केवल इतना जमा करने के बावजूद भी बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है। जो भारत की कुल जल का केवल 32% है। तो हम लोग जितना भी हमारे पास जल है उसका हम लोग केवल 690 अरब घन मीटर का यूज़ कर पाते हैं, जो कि केवल 32% है।
भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। मतलब गंगा की द्रोणी में गंगा नदी जो है उसका जो जल भंडारण है वो सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। मतलब कि हमारे पास जो गंगा की द्रोणी है उसका जो जल भंडारण का जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी में सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होती है। मतलब प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है ब्रह्मपुत्र में, लेकिन उसका जो जल भंडारण की क्षमता है वह बहुत ही कम है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा जो जल भंडारण की क्षमता को उपयोग के अनुपात में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा उपयोग किस नदी का जल हो रहा है, तो वह हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी को। ठीक है, इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी संख्या 3.1 में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यह जो यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, उसमें बताया गया कि सिंधु नदी में वार्षिक प्रवाह कितना घन मीटर हो रहा है, उसका उपयोग कितना किया जा रहा है। ठीक है, और भूमिगत जल कितना है उसका भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को याद नहीं रखना है, बस इसको दिया हुआ है ताकि थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकें, तो इसलिए दिया हुआ। अब गंगा जल का देख लीजिए, मतलब गंगा का देख लीजिए तो 5250 वार्षिक प्रवाह है, जबकि उसका उपयोग कितना किया जाता है, 250 उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से यह आंकड़ा दिया हुआ है, इसको ज़्यादा मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि विश्व का जितना भी मृदु जल यानी मीठा जल जो है उसका 75% तो ये जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ़ बना हुआ है, तो बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। यानी हमारे पास जितना भी भूमिगत जल है उसका 25% जो है वह स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। तो ये सब याद रखिएगा कि कुछ आंकड़ा है इसमें। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। तो ब्रह्मपुत्र को 8वां नंबर पे बड़ी नदियों में रखा गया है और गंगा को 10वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो विश्व की जितनी भी सबसे लंबी नदी है, मतलब सबसे बड़ी नदी है, उसमें 8वें नंबर पे ब्रह्मपुत्र है और गंगा नदी 10वें नंबर पे है। तो ये थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े कि दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग क्या कहते हैं, जल गोलार्ध कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। तो पहले तो यही याद रख लीजिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जितना भी मृदु जल है, मीठा जल है, उसका अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। तो उसके बाद हम लोग यह भी पढ़े कि भारत में जो विश्व का लगभग 16% आबादी है, लेकिन हमारे लिए पानी कितना है, स्वच्छ जल केवल 4% है। प्रति वर्ष जो वर्षा के कारण जो हम लोगों को जल मिलता है वह 4000 घन किलोमीटर है। ठीक है, जबकि भूपृष्ठीय जल कितना होता है, वह 1869 घन किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जितना भी भूपृष्ठीय जल है उसका 2/3 भाग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, उसका हमारे यहाँ जलाशय भी खोदा जा रहा है, वो उसमें 174 अरब घन मीटर क्या हो गया है, जल भंडार करने की क्षमता है, जो कि पहले कितना था, आज़ादी के समय 18 अरब घन मीटर था। हम लोग कितना अरब घन मीटर यूज़ कर पाते हैं जल का, वह 690 अरब घन मीटर जल का यूज कर पाते हैं, जो कि भारत में जितना जल है उसका 32% है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा जल भंडारण मतलब भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। मतलब सबसे ज़्यादा गंगा में ही उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में देखिए वार्षिक प्रवाह तो बहुत होता है, लेकिन उसका जो जल भंडारण की क्षमता है वो बहुत ही कम है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी सबसे प्रथम स्थान पे है। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। सबसे बड़ा गंगा नदी है जल भंडारण उपयोग के योग्य जल भंडारण करने का क्षमता में, लेकिन अगर अनुपातिक दृष्टि से देखेंगे तो वह कितना है, वह ताप्ती नदी उसमें आगे है। ठीक है, तो ये जो नीचे सारणी दिया हुआ है उसको उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बता दिए वह याद रखिएगा। बाकी देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो भूमिगत जल का वितरण हर जगह पर अलग अलग है। कहीं पर आप देखेंगे कि मतलब कुआं खोद के ज़मीन से जल्दी ही पानी निकल जाता है, कहीं पर बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ता है, कहीं पर बहुत गहरा कुआं और बोरिंग खोदने के बाद भी जल नहीं मिलता है। तो यह क्यों होता है? यह चट्टानों की संरचना के कारण होता है, यानी कि वहाँ का जो नीचे में जो चट्टान है वो उसकी संरचना कैसी है, धरातलीय दशा और जलापूर्ति के स्रोत, यानी कि जल वहाँ अब जैसे राजस्थान में अगर हम कुआं खोदेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं होता है। समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहाँ भेद्य या प्रवेश्य चट्टानें पाई जाती है। तो समतल मैदानी भागों की स्थिति में जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, यानी कि मैदानों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भूमिगत जल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो चट्टान है उसको भेद कर पानी नीचे तक पहुँच जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा घाटी तक जो हिमालयी नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। तो भारत में उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी तक, ठीक है, यानी पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी तक जो हिमालयी नदियां हैं उससे बहुत ज़्यादा भूमिगत जल मिल जाता है। यहाँ देश का 42% जल इसी एरिया में पाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा घाटी तक 42% जल पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। तो कितना भूमिगत जल उपलब्ध है? 443.9 अरब घन मीटर, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब यह जो 443.9% है उसका उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 19% पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है। तो यह हम लोग पढ़ लिए, जल संसाधन के बारे में थोड़ा पढ़ें और जल के स्रोत क्या क्या थे, जल संसाधन का वितरण के बारे में पढ़ें। और अब हम लोग आगे जो है जल संसाधन का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से हैं। तो लंबा चैप्टर है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और काफ़ी लंबा है जल संसाधन भी, तो इसमें हमको हो सकता है कि 2-3 पार्ट लग जाए। ठीक है, तो जल संसाधन का ये फर्स्ट पार्ट है, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।